क्या पढ़ाई में आते हैं आपको भी डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहां तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश व हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षारक और लवण, और इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी पहले पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपके एसिड यानी अम्ल। अब अम्ल क्या होता है तो देख सकते हैं आप कि अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन है वो उत्सर्जित करते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ यानी हाइड्रोजन आयन है वो उत्सर्जित करते हैं। अब अम्ल की कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप ये लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। जो चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको एग्जाम में वही लिखना है, ओके। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल यानी अम्ल के जो उदाहरण हैं वो आपको क्या लिखने हैं। पहले है आपके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में आप इनको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके HNO3 यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल कह सकते हैं। उसके बाद में है H2SO4, इसको हम क्या कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके CH3COOH, ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिटिक अम्ल कह सकते हैं। तो इनको आपको साथ साथ में लिखना भी है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है आपके कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, यानी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, उनके जो नाम हैं वो हमें अच्छे से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको इधर लिखना है प्राकृतिक पदार्थ और इधर लिखना है आपको उपस्थित अम्ल। तो सबसे पहले आपके नींबू यानी नींबू और संतरा, इन दोनों में एक ही अम्ल उपस्थित होता है और उस अम्ल का नाम क्या होता है, सिट्रिक अम्ल, ओके। यानी नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सेकंड है आपके सिरका। अब देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। उसके बाद में है टमाटर, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दही, यहाँ पर दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, यह आपको लिखना है। उसके बाद में जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपके क्षार यानी बेस। तो देखिए क्षार क्या होता है, क्षार है वो अम्ल से अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण लाइन है वो आपको अच्छे से याद करनी है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, लेकिन यहाँ पर क्षार है वो अम्ल से अपोजिट है, यानी क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को कैसा करेगा, नीला करेगा। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन है वो उत्सर्जित करते हैं। तो क्षार की जो डेफिनेशन है आपको ये लिखनी है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ओके। उसके बाद में क्षार के जो उदाहरण हैं जिसमें पहला है NaOH, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। और सेकंड है आपके KOH, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। और उसके बाद में है MgOH और इसका होल ट्वाइस, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं, या फिर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये बातें हैं जो
आपको अच्छे से याद करनी है कि पेट की जो अम्लता है उसको दूर करने में कौन सा क्षारक काम में आता है। यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी Mg कोष्टक OH का होल ट्वाइस, ये हमें काम में लेना है। यानी पेट की जो अम्लता है, जो एसिडिटी है, उसको दूर करने में कौन से क्षारक का उपयोग किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसका रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है Mg कोष्टक OH का होल ट्वाइस। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कौन से क्षारक का उपयोग किया जाता है। यहां पर देखिए पेट की अम्लता को दूर करने में तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है, और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कौन से क्षारक का उपयोग किया जाता है, Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह आपको अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सूचक यानी इंडिकेटर क्या होता है, सूचक क्या होता है। तो सूचक की सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, सूचक कह सकते हैं। उसके बाद में है सूचक के प्रकार, यानी सूचक कितने प्रकार के होते हैं, यानी इंडिकेटर ऑफ टाइप। तो जो सूचक है वो कितने प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार क्या है सूचक का, प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होता है कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं, एक तो है लिटमस, एक है हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनिया और जेरानियम। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं प्राकृतिक सूचक के। ओके, और ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि लिटमस विलियन है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। जिस बात को हम हाईलाइट कर रहे हैं वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो उस बात को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो प्राकृतिक सूचक की परिभाषा, इसके उदाहरण, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। सेकंड है आपके संश्लेषित सूचक। अब देखिए संश्लेषित सूचक क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या उदाहरण होते हैं। तो वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके गंधीय सूचक, यानी गंधीय सूचक की परिभाषा, इसके उदाहरण। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जिसके उदाहरण क्या हैं, एक तो आपका प्याज होता है, एक होता है वेनिला। ओके, तो दो उदाहरण इसके हैं गंधीय सूचक के, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सूचक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो जो मैंने लिखवाया है आपको केवल आपको वही ध्यान रखना है, वही आपको याद करना है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपके अम्लों के गुणधर्म, यानी अम्ल हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो 4 गुण हैं, चारों गुण आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें पहला गुण क्या है अम्ल का, कि अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा गुण क्या है कि ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। और तीसरा गुण क्या है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और इसमें जो फोर्थ गुणधर्म है वो क्या है कि इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये 4 गुणधर्म आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्षारकों के गुणधर्म, यानी जो क्षारक हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसमें पहला गुण है कि क्षारक है वो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। और दूसरा गुण क्या है कि ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। और तीसरा गुणधर्म क्या है कि ये लाल लिटमस पत्र को कैसा करते हैं, नीला कर देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 4 नंबर पर जो गुणधर्म है कि ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, कि जो क्षारक होता है वो छूने पर साबुन जैसा लगता है। तो ये 4 गुणधर्म किसके हैं,
क्षारक के हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में हम रिएक्शन की बात करते हैं तो अम्ल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, धातु के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा, यानी अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक जो सूत्र है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसके आधार पर आप रासायनिक अभिक्रिया बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको धातु लेना है और धातु के साथ आपको किसकी रिएक्शन करानी है, अम्ल की। तो धातु प्लस अम्ल, और उसके बाद में यहाँ पर तीर का निशान और धातु लवण, क्या बनेगा, धातु लवण बनेगा, प्लस कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले Zn, ये एक प्रकार की क्या है, धातु, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो क्या बनेगा, धातु लवण बनेगा, यानी ZnSO4 क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो इस आधार पर ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपको बनाकर अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी जब हमने अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाई तो कौन सी गैस उत्सर्जित हुई, हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करेंगे क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, जब क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो भी कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होती है। और इसका भी एक फार्मूला है, क्षार प्लस धातु, क्षार प्लस धातु, और क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, प्लस कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दो उदाहरण मैंने लिए हैं, ये दोनों ही उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। देखिए, सोडियम जिंकेट है तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है Na2ZnO2। और ये जो अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार ये एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो फॉर्मूले का आधार है वो क्या होगा कि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, उसके बाद में तीर का निशान, क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगी और जल बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है। और इसके आधार पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आप देख सकते हैं कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, संगत लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूले का आधार है वो देख सकते हैं कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, और तीर का निशान है, लवण बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगी, प्लस जल बनेगा। और इसके आधार पर मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और इसके दो उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यानी जब अम्ल और क्षारक दोनों की परस्पर हम अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और फॉर्मूले का आधार आप देख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल या अम्ल प्लस क्षारक। और उसके बाद में इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और इसके दो उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं NaOH, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रकार का क्षारक होता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल। इन दोनों की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो एक प्रकार का क्या है, लवण है, और यहाँ पर क्या है, जल। दूसरा उदाहरण भी आपको अच्छे से तैयार करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी अम्ल है और अम्ल की हम अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देख सकते हैं कि क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और तीर का निशान लवण प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। और इसके आधार पर एक एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी जो क्षारक है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले का आधार आप देख सकते हैं, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। और इसके आधार पर मैंने यहाँ पर दो जो एग्जाम्पल है वो नोट किए हैं और इनको आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आपको इनको समझना है। और ये बहुत ही बेहतर नोट्स हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में भी रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।